जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 62, 63 को डिस्कस किया, जिसमें हमने मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट की क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन को इन लेंथ जो है वो हमने एग्ज़ामिन किया था और उसको हमने देखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है इसको हम वहीं से आर्टिकल 63A से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ और डिसक्वालिफ़िकेशन की ग्राउंड्स जो हैं वो अडॉप्ट की गई और इंसर्ट की गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बाय मींस ऑफ 18th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2010। तो इसको हम देखते हैं कि जी ये नई डेवलपमेंट जो है वो क्या थी इस हवाले से। तो इसकी पहले रीडिंग करते हैं। 63A है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ इलेक्शन एटसेट्रा। If a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house resigns from membership of his political party or joins another parliamentary party or votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to election of the prime minister or the chief minister, or a vote of confidence or a vote of no confidence, or a money bill or a constitution amendment bill, he may be declared in writing by the party head to have defected from the political party, and the party head may forward a copy to the declaration to the प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इसमें यह है कि जी पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये जो हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो होती थी पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बलीज़ में, उसको कर्टेल करने के लिए, उसको डिस्करेज करने के लिए ये अमेंडमेंट 2010 में लाई गई। और इसमें यह है कि पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हुआ उसकी टिकट पे इलेक्शन लड़ के आए हुए कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर नेशनल असम्बली, अगर वो ड्यूरिंग अपने कॉन्टिनेंस ऑफ द हिज टेन्योर अगर वो अपनी मेंबरशिप से रिज़ाइन कर देते हैं या अपनी पार्टी को छोड़ के अगर वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, या इसी तरह से वो वोट कास्ट करते हैं या वोट कास्ट करने से इज्तनाब करते हैं, ये abstains फ्रॉम कास्टिंग द वोट and which is against the sweet will, which is against the directions issued by the head of that political party। और ये जो डायरेक्शन थी या ये जो वोट कास्ट करने की बात थी या उससे एब्सटेन करने की बात थी, ये स्पेसिफिकली 3 चीज़ों के हवाले से पिन पॉइंट करके उन्होंने बताई है कि वोट जो है वो है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का, या वोट जो है वो है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का। नंबर 2 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। नंबर 3 मनी बिल है, बजट है, उसके पास करने का जो है वो मरहला है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको लाने का मामला है। तो ये चारों देखें आप, ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो हैं वो एलिमेंट्स हैं। तो इन चारों के हवाले से एक डायरेक्शन पार्टी हेड की तरफ से आती है और उसको जो है वो बाईपास करता है अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट और उसके मुताबिक वो वोट कास्ट नहीं करता। तो इन ग्राउंड्स की बुनियाद पे, डिफेक्शन की ग्राउंड की बुनियाद पे उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उस पार्टी का जो हेड है, जो भी प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है, उसको आप जो भी नाम दें, वो एक जो है वो डेक्लेरेशन फिर जो है उसके अगेंस्ट इन ग्राउंड्स पे वो फॉरवर्ड कर सकता है टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अगर वो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान है तो वो उसका स्पीकर होंगे, और अगर वो सेनेट है तो उसके चेयरमैन होंगे, और अगर प्रोविंशियल असम्बली है तो उसके जो हैं वो स्पीकर होंगे। वो एक कॉपी फॉरवर्ड करेंगे इस डेक्लेरेशन की टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, and shall similarly forward a copy thereof to the member concerned। एक कॉपी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मिलेगी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाएगी और एक उस मेंबर को जाएगी। लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये है कि जी इस डेक्लेरेशन को भेजने से पहले एक राइट ऑफ हेयरिंग जो है वो बहरहाल उस मेंबर को जो है वो दिया जाएगा, ताकि वो अपना एक शोकाज नोटिस का जो है वो जवाब अपनी वो बता सके कि जो उसके वोट कास्ट करने की या ना कास्ट करने की क्या वजूहत थी। इसके बाद जो होगा वो ये है कि ये मेंबर ऑफ ए हाउस शैल बी डीम टू बी ए मेंबर ऑफ द, अच्छा सॉरी इसको आप स्किप कर दें बेशक। सब सेक्शन 3 पे जब आप आते हैं, अपॉन रिसीप्ट ऑफ द डेक्लेरेशन एट क्लॉज 1 द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस शैल विद इन 2 days रेफर, एंड इन केस ही फेल्स टू डू सो इट शैल बी डीम दैट ही हैज़ रेफर्ड द डेक्लेरेशन टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर
who shall lay the declaration before the election commission for its decision thereon confirming the declaration or otherwise within 30 days of its receipt by the chief election commissioner. अच्छा जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो डिक्लेरेशन गई है, एक डिक्लेरेशन सेपरेटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी गई है, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही इज़ आल्सो सपोज टू फॉरवर्ड द सेम डिक्लेरेशन विच हैज़ बिन गिवन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी, और वो 2 दिनों के अंदर उसको फॉरवर्ड करने का पाबंद है। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको फॉरवर्ड नहीं भी करते तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने फॉरवर्ड जो है वो उसको कर दिया। अब मामला आ जाता है इलेक्शन कमीशन के पास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 90 डेज़ के अंदर अंदर उस मामले को जो है वो पुट अप करेंगे अपने इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के सामने इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में। इलेक्शन कमीशन जो है 90 डेज़ के अंदर अंदर उसके ऊपर जो है वो डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करेंगे या उसको जो है वो जो भी सूरत हाल है उसको रिजेक्ट करेंगे। वेयर द इलेक्शन कमीशन कंफर्म्स द डिक्लेरेशन द मेंबर रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 शैल सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एंड हिज सीट शैल बिकम वेकेंट। अगर अडॉप्ट कर लिया जाता है उस डिक्लेरेशन को तो वो मेंबर जो है वो उसको डिटैच कर दिया जाएगा, उसकी सीट से उसको रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। Any party aggrieved by the decision of the election commission may within 30 days prefer an appeal to the Supreme Court which shall decide the matter within 90 days from the date of the filing of the appeal। अगर कोई भी पार्टी उससे अग्रीव है, ठीक है, अगर मेंबर अग्रीव्ड है या पार्टी अग्रीव्ड है उस फैसले से, तो either of them they can prefer an appeal in the Supreme Court of Pakistan within 90 days which shall be final forum and final adjudicating authority in this regard। तो ये तो जी मामला हो गया डिस्क्वालिफिकेशन का ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, और उसका मैकेनिज़्म, उसका प्रोसीजर भी बता दिया कि वो कैसे होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने आर्टिकल 68 पे, जो कि रिलेटेड है प्रोसीजर से रिलेटेड। इसको हम देखते हैं कि जी प्रोसीजर के हवाले से ये क्या हमें बता रहा है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ ए हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। Parliament has been barred from discussing and debating about the conduct of any judge of High Court or Supreme Court in its sessions, in its meetings। तो पार्लियामेंट को एक्सप्रेसली ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिबार कर रहा है, उसको रोक रहा है कि जी आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के उसके हैंडलिंग ऑफ केसेस के हवाले से, उसकी किसी जजमेंट के हवाले से, उसकी किसी ओपिनियन के हवाले से, उसके किसी कंडक्ट के हवाले से आप पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर सकते, आप कोई बात नहीं कर सकते, आप कोई रेजोल्यूशन मूव नहीं कर सकते, आप कोई एक्ट इस हवाले से जो है वो नहीं कर सकते। दिस हैज़ बिन बार्ड, दिस हैज़ बिन रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो एक्शन इन दिस रिगार्ड कैन बी टेकन बाय द पार्लियामेंट बाय द मजलिस शूरा। तो ये एक सेफ गार्ड जो है वो जुडिशरी को दिया गया है कि जी पार्लियामेंट उसमें जो है इट कैन नॉट पोक इट्स नोज इन टू द मैटर्स ऑफ द जुडिशरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स। सिमिलरली द सेम प्रोटेक्शन हैज़ बिन ग्रांटेड टू सम एक्सटेंट टू द मजलिस शूरा एज वेल and which is provided under Article 69 of the Constitution of Pakistan, the heading of which is that courts not to inquire into proceedings of Majlis Shura Parliament, the validity of any proceedings in Majlis Shura shall not be called in question on the ground of any irregularity or procedure. No officer or member of Majlis Shura Parliament in whom powers are vested by or under the Constitution for regulating procedure or the conduct of business or of maintaining order in Majlis Shura shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the existence by exercised by him of those powers। अच्छा जी, इसी तरह से पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है और उसमें किसी बिल को मूव करने में, उसको पास करने में, ठीक है ना जी, उसकी प्रोसीडिंग्स में अगर कोई इरेगुलरिटी आई है, उसमें अगर कोई लेक्यूना आया है, उसमें अगर कोई डेफिशिएंसी आई है तो उसको जो है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता और ना ही कोई कोर्ट जो है उसकी कॉग्निजेंस ले सकती है। एक बिल जो है, एक लॉ जो है वो किस तरह से पास हुआ, उसके ऊपर वोटिंग कैसे हुई, बिल जो है वो मूव कैसे किया गया, उसकी फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड हुई या नहीं हुई,
ठीक है ना जी। और उसके ऊपर वोटिंग का मैकेनिज़्म क्या था, इन सारी बातों में अगर किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी इरेगुलरिटी अगर रह भी जाती है तो उसको जो है वो उसके ऊपर कॉग्निजेंस कोर्ट जो है वो नहीं ले सकती। और वो जो डेफिशिएंसी अगर किसी ऑफिसर या मेंबर जो कि पार्लियामेंट का वो स्पीकर हो सकता है या डिप्टी स्पीकर हो सकता है, जो कि उस हवाले से ज़िम्मेदार था उस प्रोसीजर को कंडक्ट करवाने का, अगर उसके पार्ट के ऊपर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको भी कोर्ट में जो है वो समन नहीं किया जा सकता, बुलाया नहीं किया जा सकता, इस हवाले से उससे पूछगिछ जो है वो नहीं की जा सकती। तो जिस तरह से एक प्रोटेक्शन, एक सेफ गार्ड जो है वो जुडिशरी को दिया गया कि जुडिशरी के मामलात के हवाले से पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो सकती, इसी तरह का एक सेफ गार्ड जो है वो पार्लियामेंट को भी दिया गया कि पार्लियामेंट के जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं और उसका जो कंडक्ट है, उसकी जो मीटिंग्स के हवाले से और उसके हवाले से अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको भी जो है वो किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो ये एक प्रोसीजर के हवाले से कुछ 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक जुडिशरी का सेफ गार्ड और एक पार्लियामेंट का सेफ गार्ड, जिसको हमने डिस्कस किया है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, आर्टिकल है जी आपका 70 लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के हवाले से सब सेक्शन है, और this is also inserted by means of 18th amendment. You can see that an extensive amendments have been made under this umbrella of 18th amendment in the Constitution of Pakistan in 2010, विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेबल। और इसमें हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हम स्टार्ट कर रहे हैं कि लेजिस्लेशन का क्या प्रोसीजर होगा और किस तरह से जो है वो एक ऑर्डनरी बिल और एक मनी बिल जो है वो पास होगा और किस तरह से इस चीज़ को लेके चला जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जी आर्टिकल 70, ए बिल विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house, also it shall be presented to the president for assent. एक ऑर्डनरी जो बिल है, एक लेजिस्लेटिव जो बिल है, वो किसी भी हाउस में, वो नेशनल असम्बली में या जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, उन दोनों में से किसी एक में भी किसी में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक ही प्रीरिक्विजिट है कि वो जो बिल है वो हमारी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो कि 4th शेड्यूल में आई थिंक प्रोवाइड की गई है, उनमें जो मामलात जो फेडरल लेजिस्लेशन के एम्बिट में आते हैं उससे रिलेटेड हो। तो अगर वो नेशनल असम्बली में ओरिजिनेट हुआ है और वहाँ से पास हुआ है तो उसके बाद फिर उसको सेनेट में भेजा जाएगा। अगर वो सेनेट से ऐसे ओरिजिनेट हुआ है और वहाँ से पहले पास हुआ है तो फिर उसको जो है वो नेशनल असम्बली में भेजा जाएगा उसकी कंफर्मेशन के लिए और उसकी असेंट के लिए। तो अगर दोनों हाउस जो हैं उसको यूनानिमसली उसको पास कर देते हैं तो फिर उस बिल को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किया जाएगा, हु इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, और जो कि उसके ऊपर अपनी असेंट जो है वो देंगे। Subsection 2 है जी, if a bill transmitted to a house under clause 1 is passed with amendments, it shall be sent back to the house in which it originated, and if that house passes the bill with those amendments, it shall be presented to the president for assent. एक हाउस से ओरिजिनेट हुआ, उसने पास किया और दूसरे हाउस को उसने सेंड किया, और दूसरे हाउस ने जो है वो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स तजवीज़ की, और उस अमेंडमेंट्स के साथ उन्होंने पहले हाउस को जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था बेसिकली उसको भेजा, और उस हाउस ने उन अमेंडमेंट्स को जो है वो एक्नॉलेज किया और उनको उसको जो है वो उसमें जो है वो इनकॉर्पोरेट किया। तो उसके बाद फिर जो है उस बिल को प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाएगा और प्रेसिडेंट उसकी असेंट जो है वो देंगे। Subsection 3, if a bill transmitted to House under Clause 1 is rejected or is not passed within 90 days of its laying in the House, or a bill sent to a House under Clause 2 with amendments is not passed by that House with such amendments, the bill at the request of the House in which it originated shall be considered in a joint sitting, and if passed by the votes of the majority of the members present and voting in the joint sitting, it shall be presented to the President for assent. अब अगर ये जो तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि एक हाउस से ओरिजिनेट हुआ और दूसरे हाउस में भेजा गया, फॉर एग्जांपल नेशनल असम्बली से पास हुआ, सेनेट में भेजा और सेनेट ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना जी, एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा ये है कि नेशनल असम्बली ने पास किया और सेनेट को भेजा, सेनेट ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स तजवीज़ की
और वो अमेंडमेंट्स के साथ वापस नेशनल असम्बली को आया और नेशनल असम्बली ने उन अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। तो इन दोनों सूरतों में अगर डेडलॉक पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में जॉइंट सेशन जो है वो पार्लियामेंट का कॉल किया जाएगा और जॉइंट सेशन में उस बिल को रखा जाएगा और उसमें जो है वोटिंग की जाएगी। अगर सिंपल मेजॉरिटी जो है प्रेजेंट मेंबर्स की वो अगर उसकी फेवर में वोट करती है तो उस बिल को अडॉप्ट कर दिया जाएगा और प्रेसिडेंट जो है वो उसके ऊपर अपनी जो है वो असेंट जो है वो इस हवाले से देंगे। इसमें जो है आर्टिकल 71 जो है दैट हैज़ बीन अमिटेड बाय मींस ऑफ 18th अमेंडमेंट ऑफ 2010, जो कि एक कंसिलिएशन कमेटी की बात कर रहा था, तो उस कमेटी की ज़रूरत जो है वो अब नहीं रही, उसको अब जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी वुड गो फॉर द procedure of the introduction and passing of a money bill. Thank you very much, guys. Thank you.